हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी देख रहे होंगे कि आज आपके सामने इकोनॉमी का कौन सा चैप्टर प्रारंभ होने जा रहा है। मुद्रा व बैंकिंग। इकोनॉमी का या कहें तो भारतीय अर्थव्यवस्था का ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ऑन द क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो सिविल सर्विसेज की बात करें तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम एसएससी की बात करें तो सीजीएल और सीएचएसएल में यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म है कि एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर हम यूपी ट्रिपल एससी की बात करें तो श्योर है कि इकोनॉमी में ये चैप्टर हाईलाइटेड होता है। और बैंकिंग और जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं वहाँ तो यहाँ से क्वेश्चंस की भरमार होती है। तो ये चैप्टर कई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो पहला ये कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्ट। दूसरा ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था की समझ तब तक पूरी नहीं होती जब तक ये चैप्टर हम अच्छी तरह से समझ ना लें। अगर किसी ने कहा कि इकोनॉमी हमने पढ़ा हुआ है और इकोनॉमी में उसे करेंसी और बैंकिंग से रिलेटेड जो टॉपिक है वो उसने कवर नहीं किया तो इसका मतलब इकोनॉमी उसकी अधूरी रह गई। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कॉन्सेप्चुअल भी है, कुछ चीज़ें फैक्चुअल भी हैं और समझना इसमें आपको बहुत कुछ है बैंकिंग के बारे में। स्पेशली अगर बैंकिंग की बात करें, करेंसी के बारे में भी समझना है और बहुत से कन्फ्यूजन्स होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती हैं। तो बच्चों, आज आपके सामने करेंसी एंड बैंकिंग या मुद्रा बैंकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसको हम 2 सेक्शन में कंप्लीट करेंगे। आज पहला सेक्शन इसमें हम लोग कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं। हमारे यहाँ आपने इस चैप्टर में लिखा हुआ है मुद्रा व बैंकिंग। कहीं भी अगर आप देखेंगे तो किसी भी इकोनॉमी की बुक में या किसी भी गाइड में या कहीं भी जो आपको करेंसी एंड बैंकिंग लिखा होता है तो एक दो चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही। एक तो हमें करेंसी के बारे में जानना है कि व्हाट इज करेंसी, विच टाइप ऑफ करेंसी, ठीक है। जो मुद्रा है वो कितने प्रकार की होती है। मुद्रा को आजकल आप देखिए नए नए नाम भी दिए जा रहे हैं। अभी बहुत दिनों पहले जो है क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़ा जो है वो चर्चा चल रही थी, ठीक है। तो तमाम तरह की ऐसी करेंसीज को लेकर भी चर्चा चलती है। लीगल करेंसी हो या इलीगल करेंसी हो, जो भी है तो वो क्या है और विभिन्न देशों में उसको कैसे प्रयोग किया जाता है। मुद्रा का जो विनिमय होता है या एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है। मुद्रा स्फीति क्या स्थिति आती है जैसे आजकल बात होती है, ठीक है। तो अस्फीति क्या है, वो सब चीज़ें हम लोग मुद्रा से संबंधित बातों में डिस्कस करेंगे। अब रही बात कि मुद्रा पूरी तरह से जिसके द्वारा जारी होती है, जिस संस्था के अंदर होती है, वो हमारी बैंकिंग प्रणाली, उस सिस्टम के अंतर्गत ही मुद्रा है। तो सबसे पहले ज़रूरत किस बात की है कि हम बैंकिंग सिस्टम को समझें, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम आज आपके सामने इंडियन बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं और उसके बाद बैंकिंग सिस्टम को जब आप समझ जाओगे तो फिर हम लोग मुद्रा से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब हम आते हैं भारतीय बैंकिंग व्यवस्था, इंडियन बैंकिंग सिस्टम। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था या इंडियन बैंकिंग सिस्टम, इसमें अगर हम देखें भारत की बैंकिंग व्यवस्था में 2 प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। एक को कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम, संगठनात्मक बैंकिंग या ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग, और दूसरा है असंगठनात्मक बैंकिंग अर्थात अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग, ठीक है। तो भारत में सामान्य प्रचलन में भारत की अर्थव्यवस्था में अगर हम कहें 2 प्रकार की बैंकिंग व्यवस्थाएं पहले से ही ब्रिटिश शासनकाल से ही दिखाई पड़ती है। एक संगठनात्मक या ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम जो किसी एक सिस्टमैटिक वे के तहत होती है, ठीक है। और एक असंगठनात्मक, नाम से ही लग रहा अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो
तो अब यहाँ सबसे पहले अगर हम संगठनात्मक की बात करें तो ये किसके अंडर में है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी हमारी जो बैंकिंग व्यवस्था आरबीआई के अधीन मिलती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन मिलती है, उसे हम कहते हैं कि संगठनात्मक बैंकिंग व्यवस्था। अब आरबीआई के अंडर में जो बैंकिंग सिस्टम है वो 3 प्रकार का है। एक है व्यावसायिक बैंकिंग, कॉमर्शियल बैंकिंग, व्यावसायिक बैंकिंग या कॉमर्शियल बैंकिंग। दूसरा है ग्रामीण बैंक, ग्रामीण बैंक सिस्टम, ठीक है, व्यावसायिक बैंक कर लेते हैं इसको। कॉमर्शियल बैंक, 3 प्रकार के बैंक काम करते हैं, ग्रामीण बैंक, और तीसरा है मुख्य रूप से सहकारी बैंक। अभी आपने देखा कि इंडिया गवर्नमेंट ने सहकारी बैंक से रिलेटेड कुछ सुधार भी किए हैं, वो भी हम बात करेंगे। आरबीआई की इसके ऊपर कंट्रोल और बढ़ा दिया गया है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली जो है इंडिया गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने डिसीजन लिया है, ठीक है। तो व्यावसायिक बैंक या कॉमर्शियल बैंक यानी जो अपने आप नाम से ही लग रहा, ऑस्पेक्ट सीधा इसका व्यवसायिक है, जो कहीं ना कहीं व्यापार को वो इंडिकेट करता है, ठीक है, और ये प्रॉफिट बेस्ड बैंकिंग को शो करता है, ठीक है। अब ये 2 प्रकार का है भारत में। अगर हम देखें व्यावसायिक बैंक भी 2 प्रकार के हैं। एक सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, और दूसरा निजी बैंक, प्राइवेट बैंक। एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब वो पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब हो गया ऐसे बैंक जिनको जो है वो सरकार ने अपने अधीन रखा हुआ है, ठीक है, जिनके 51% या उससे ज्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास है। प्राइवेट बैंक आप समझ ही रहे होगे। प्राइवेट बैंक में इंडिया में 2 प्रकार के बैंक हैं, एक देसी बैंक इंडियन बैंक और एक विदेशी बैंक अर्थात फॉरेन बैंक, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक क्या हो गया? देसी निजी बैंक हो गया, और विदेशी बैंक सिटी बैंक हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया, ठीक है। तो एचएसबीसी बैंक हो गया। वो सारे क्या है? विदेशी निजी बैंक हैं। बट सब जो भी इंडिया में काम करेंगे वो सब के सब आरबीआई रूलिंग के अंतर्गत होंगे, उसी के अधिसूचित बैंक सिस्टम में होंगे। आगे हम देखेंगे, इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने देखा ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से जाने जाते हैं, रीजनल रूरल बैंक के नाम से जाने जाते हैं, जिनका प्रमोटर कोई ना कोई कॉमर्शियल बैंक होगा, वो आगे हम आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। फिर कोऑपरेटिव बैंक, तो ग्रामीण बैंक अपने आप नाम से ही लग रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है? रूरल एरिया को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। अगर हम कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक जो है या सहकारी बैंक जो सहकारी को, कॉपरेशन को प्रमोट करते हैं। अब आगे अभी जो संशोधन हुआ है उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं असंगठनात्मक बैंक। इसमें कौन कौन है? इसमें कहीं इनको सेठ बोलते हैं, कहीं इनको महाजन बोलते हैं, कहीं इनको साहूकार बोलते हैं। ये कोई व्यवस्था किसी के अधीन नहीं है। कहीं इनको साउथ में चेट्टी बोलते हैं, ठीक है। ये असंगठनात्मक अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम चलाने वाले, अगर हम ये कहें, ये पूरी तरह से असंगठनात्मक। तो बच्चों आपके सामने दिख रहा है कि कैसे ये असंगठनात्मक, मतलब यहां पर कोई एक स्ट्रक्चर बैंकिंग का नहीं दिख रहा है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, एक तरफ तो हम एक इतनी बड़ी आरबीआई के अंदर का बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम ये छोटी मोटी चीज़ों की डिस्कस कर रहे हैं। क्या साहूकार, चेट्टी, महाजन, सेठ, इनकी बात कर रहे हैं? इसका क्या मतलब है? इनसे क्या तुलना है? लेकिन इंडिया के बैंकिंग सिस्टम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्गेनाइज होते हुए, अनऑर्गेनाइज होते हुए भी इंपॉर्टेंट है।
इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज व्यवस्था या संगठनात्मक व्यवस्था होने के बाद भी इनकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में रुपए का या मुद्रा का या पूंजी का सर्वाधिक परिचालन, ठीक है, सर्कुलेशन किस सेक्टर में होता है, ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर या अनऑर्गेनाइज्ड? तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर होगा अनऑर्गेनाइज्ड। इतनी बड़ी बैंकिंग व्यवस्था है, लाखों करोड़ के बैंक हैं, लेकिन उसके बाद भी जो बैंकिंग सिस्टम है हमारा वो अनऑर्गेनाइज सिस्टम्स में ज्यादा सर्कुलेशन करता है। ठीक है, तो पहला अगर ये प्रश्न होता है कि कौन से सेक्टर में रुपए का या मुद्रा का परिचालन सर्वाधिक होता है, तो आपको आंसर करना है अनऑर्गेनाइज या जो है असंगठित क्षेत्र में। अब आपके मन में आ रहा होगा क्यों, कैसे? तो उसका कारण है, देखिए यहां पर एक सामान्य व्यक्ति जब लोन के लिए जाता है, ऋण के लिए जाता है, तो उसके लिए उसको तमाम तरह के पेपर फॉर्मेलिटीज को पूरी करना होता है। और अगर वो पेपर फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करता तो चाहे वो छोटा अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट हो, उसे नहीं मिलेगा। बट यहां पर किसी तरह के पेपर फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर उसके बिना भी उसे वो ऋण या लोन प्राप्त हो जाता है। ठीक, दूसरी बात कि यहां पर किसी छोटे अमाउंट के लिए भी वही फॉर्मेलिटीज हैं जो किसी बड़े अमाउंट के लिए हैं। तमाम तरह के पेपर, सिक्योरिटी पेपर जो भी हैं, यहां पर छोटे अमाउंट के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, किसी गारंटी या किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। यहां पर आवश्यकता है, ठीक है, यहां के जो रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आवश्यकता है। ठीक, तो एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, यहां पर जो प्रोसेस है वो टाइम टेकिंग है, समय। अब किसी को इमीडिएट 50,000 रुपए चाहिए तो उतना यहां पर उसको उतना ही समय लग रहा, पहले जैसी स्थिति। इमीडिएट 50,000 रुपए लोन नहीं मिलेगा उसे, 1 लाख रुपए लोन नहीं मिलेगा, इमीडिएट नहीं मिलेगा उसे। उस प्रक्रिया को हो सकता है 7 दिन में पूरी हो, 10 दिन में पूरी हो, यहां पर इमीडिएट मिल जाएगा। यानी समय, शीघ्रता यहां पर है, यहां पर शीघ्रता नहीं है, कम समय में वो प्रदान हो जाएगा। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये आपको पता होना चाहिए क्यों असंगठनात्मक में ऐसा है। ठीक है, अब एक बात और आती है, आप सोचिए इसके बावजूद कि यहां पर इंटरेस्ट रेट एनुअल है, कम है, और उसके बावजूद जो है यहां पर रुपए का परिचालन ज्यादा होता है। यहां पर इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, मंथली है, डेली इंटरेस्ट रेट है, लेकिन उसके बावजूद जो है यहां पर जो है वो परिचालन ज्यादा होता है। इसका सबसे बड़ा जो कारण मैंने बताया, तीनों कारण, कि किसी भी तरह की कोई पेपर फॉर्मेलिटी नहीं, किसी भी तरह की सिक्योरिटी जरूरी नहीं है, समय कम, इमीडिएट फैसिलिटी आपको मिल रही है, जिसके कारण वो कहता है भैया मरता क्या ना करता, अभी जो है हमें ज़रूरत है तो हमें इसको। ठीक है, जैसे अभी आप अपने शहर की हम बात करें तो नाका से लेके आप चौक चले जाओ, चौक से लेके रिकाबगंज चले जाओ, तो ज़्यादातर लोगों ने छोटे छोटे अमाउंट का जो सहयोग लिया होगा, वो ऋण को सहयोग कहते हैं, तो वो ब्याज पर पैसा बांटना कहते हैं। तो वो ब्याज पे जो पैसा लिया होगा बैंक से कम लिया होगा, इनसे ज़्यादा लिया होगा। तो बड़ी संख्या जो है, नंबर ऑफ पर्सन किससे ज्यादा जुड़े हुए, नंबर ऑफ पर्सन इस व्यवस्था से ज्यादा जुड़े हुए, उसके रीजन ये हैं। और इसी रीजन के कारण जो है यहां पर मुद्रा का जो सर्कुलेशन है, परिचालन है, वो ज्यादा है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इस बैंकिंग व्यवस्था में जो संगठनात्मक बैंकिंग व्यवस्था है, इसमें सबसे बड़ा रोल किसका होगा, आरबीआई का। तो अब हम आरबीआई की बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आरबीआई तो भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारा सबसे पहले, क्योंकि सारी चीज़ों का निर्धारक
आरबीआई है, सॉरी मार्कर गिर गया है। सारी चीजों का निर्धारक जो है वो आरबीआई है, ठीक है। तो आरबीआई के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और आरबीआई के विषय में हम बात करें उससे पहले आरबीआई का जन्म कैसे हुआ, आरबीआई आया कैसे, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, आधुनिक भारत में, जिसको हम कहते हैं ब्रिटिश शासनकाल के भारत में यूरोपीय बैंकिंग सिस्टम के आधार पर बैंकिंग प्रणाली या बैंकिंग व्यवस्था प्रारंभ हुई, और जिसमें जो है यूरोप के जो पूंजीपति थे, बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग थे, उन्होंने भारत में बैंक स्थापित किए। 1770 से ही ये स्टार्टिंग हुई, 18वीं शताब्दी से ही स्टार्ट हो गया। 19वीं शताब्दी आते आते जो है वो बैंकिंग डेवलप होने लगा। छोटे छोटे या बड़े बड़े रूप में बैंक्स प्रारंभ हो गए, और 1921 तक तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक बड़ा बैंकिंग चैन बन गया, ठीक है, जो आज एसबीआई के नाम से जाना जाता है। तो अब एक पूंजीपति ने एक बैंक स्थापित किया, एक कंपनी वाले ने एक बैंक स्थापित किया, वो फाइनेंशियल कंपनी के रूप में बैंक स्थापित करता था। तो अब ऐसे में क्या हो रहा था कि अब जैसे बैंक ए ने अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो मान लो 8% रखा, किसके लिए, सेविंग अकाउंट पर। बैंक बी ने बोला हम 9% देंगे, बैंक सी बोल रहा है हम 10% देंगे। तो बैंकों के बीच निगेटिव कंपटीशन स्टार्ट हो गया। अब एक तरह से जैसे आज हम किसी प्रोडक्ट के लिए प्राइस वॉर देखते हैं, तो यहां भी वो वॉर स्टार्ट हो गया, और उसमें बैंक जो है वो निगेटिव रूप से जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होने लगे। अब ऐसे में बैंकों को ये स्वयं आवश्यकता महसूस हुई कि उस सिस्टम को कंट्रोल करने वाला, उस सिस्टम को नियंत्रित करने वाला एक सेंट्रलाइज्ड बैंक स्थापित हो। ये बैंकों को स्वयं महसूस होने लगा कि क्यों ना एक सेंट्रलाइज्ड बैंक स्थापित किया जाए जो बैंकों को नियंत्रित करे या बैंकों को कंट्रोल करे, ठीक है। और उसी परिप्रेक्ष्य में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जन्म हुआ, और उसके लिए 1926 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन स्थापित किया था, हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है। तो हिल्टन यंग कमीशन 1926 में 1926 में गठित हुआ था, जिसकी रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट के आधार पर इंडियन बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई का प्रादुर्भाव हुआ, यानी आरबीआई को लाया गया। और 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया, ठीक है। तो बाय लीगल प्रोविजन आरबीआई गठित हुआ। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आरबीआई का गठन हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को हुआ, ठीक है। और ये जब गठन हुआ था तो कलकत्ता में हुआ था, ठीक है, कलकत्ता में इसका गठन हुआ, कोलकाता, ठीक है। और 1937 में, ठीक, जुलाई 1937 में इसे ट्रांसफर किया गया बंबई। आज इसको कोलकाता कहते हैं, इसको मुंबई कहते हैं, ठीक है। बंबई ट्रांसफर किया गया, यानी 1935 में कलकत्ता, 1937 में बंबई, ठीक है। तो ये जो है जब यहां स्थापित हुआ था और यहां ट्रांसफर हुआ, उस समय आरबीआई जो हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर स्थापित हुआ, उस समय आरबीआई में प्राइवेट बैंकों के शेयर भी थे, प्राइवेट बैंकों के शेयर थे। मतलब आरबीआई जो है जब स्थापित हुआ तो बैंकों ने कहा कि भाई पूरा नियंत्रण हम सरकार को नहीं दे देंगे, हमारे लिए, हमारे ऊपर कंट्रोल के लिए। देखिए पूंजीवाद का प्रभाव देखिए कि एक नियामक संस्था स्थापित की जा रही थी, उसमें भी प्राइवेट सेक्टर का, प्राइवेट बैंकों का कहीं ना कहीं से क्या था, प्रभाव था। और वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि इसमें शेयर थे। और इसी कारण स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार को, स्वतंत्रता के बाद
1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन करना पड़ा। ठीक है, 1 जनवरी 1949 को समाजवादी नीति के तहत, सोशलिस्टिक पॉलिसी के तहत आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, नेशनलाइजेशन कर दिया गया। और उसके बाद जो है वो आरबीआई एक नेशनलाइज बैंक के रूप में इंडिया गवर्नमेंट के अंदर काम करने लगा। इंडिया गवर्नमेंट के अंडर में पूर्णतः भारत सरकार के अधीन हो गया आरबीआई। यानी जो प्राइवेट शेयर थे उनको भी, प्राइवेट बैंकों के शेयर थे उनको भी किसने खरीद लिया? भारत सरकार ने खरीद लिया और इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। ठीक है, यहां डेट्स की बात आई तो एक और चीज बता दें आपको इंटरेस्टिंग। 30 जून 1948 तक आरबीआई ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय बैंक के रूप में काम किया था। ठीक है, तो यह भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है आरबीआई का कि आप देखिए कि पाकिस्तान का गठन 15 अगस्त 1947 को हो गया। उसके बाद भी लगभग 1 वर्ष, लगभग कह सकते हैं क्योंकि 1-2 महीना, 1.5 महीना कम था, लगभग 1 वर्ष तक भारत के आरबीआई ने, मतलब उस समय जो है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था उसी ने पाकिस्तान के भी सेंट्रलाइज बैंक का काम किया था, राष्ट्रीय बैंक के रूप में काम किया था। और इसके तुरंत बाद अब देख रहे हैं कि 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और यह पूरी तरह से आरबीआई हमारे एक राष्ट्रीयकृत बैंक के रूप में और एक भारत सरकार के बैंक के रूप में काम करने लगा। और वर्तमान में जो है, अगर हम ये कहें उस समय से जब से राष्ट्रीयकरण हुआ, अभी भी इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? मुंबई, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। ठीक है, तो ये आरबीआई के गठन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे आपके सामने आए। अब अगर हम बात करें आरबीआई के बारे में कि आरबीआई की जो स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन है, आरबीआई का जो गवर्निंग बॉडी है वो किस नाम से जानी जाती है और स्ट्रक्चर, तो उस पर हम आते हैं। तो देखिए, आरबीआई की जो मेन गवर्निंग बॉडी है उसको बोलते हैं CBD, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं। प्रेजेंट टाइम 3 डिप्टी गवर्नर है। डिप्टी गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, मतलब मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम कितने हैं? 3। ठीक है, तो आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर कौन है? श्री शक्तिकांत दास, ये प्रेजेंट गवर्नर है। ठीक है, अगर हम बात करें डिप्टी गवर्नर 1 मिस्टर BP कानूनगो, BP कानून गो। ठीक है, तो पहले डिप्टी गवर्नर है मिस्टर BP कानूनगो। दूसरे हैं महेश कुमार जैन, मिस्टर महेश कुमार जैन। ठीक है, ये दूसरे डिप्टी गवर्नर हैं। तीसरे हैं डॉक्टर MD पात्र, डॉक्टर MD पात्र। तो अब आप देख रहे हैं कि इसकी मेन गवर्निंग बॉडी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जानी जाती है, जिसका चीफ होता है इसका गवर्नर,
जो प्रेजेंट टाइम मिस्टर शक्तिकांत दास हैं, वरिष्ठ IAS, ठीक है। और अब डिप्टी गवर्नर मिस्टर BP कानूनगो, डिप्टी गवर्नर 2 मिस्टर महेश कुमार जैन एंड मिस्टर डिप्टी गवर्नर 3 मिस्टर MD पात्रा। इसके नीचे डायरेक्टर्स का एक जो है पैनल है, ठीक। वो प्रेजेंट टाइम जो है वो इसके नीचे 10 डायरेक्टर्स, 10 डायरेक्टर्स जो अलग अलग सेक्टर्स से बिलोंग करते हैं, मतलब अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर्स से बिलोंग करते हैं, इनको नामित किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इनका कार्यकाल 5 वर्ष है, डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 5 वर्ष है, और भारत सरकार के द्वारा जो ये डायरेक्टर्स नामांकित किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, वो 4 साल के लिए नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं के साथ इनके नीचे 2 सेक्रेटरी, इंडिया गवर्नमेंट के 2 सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है। इस बोर्ड में जैसे फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है, तो इस बोर्ड में जो है वो 2 सेक्रेटरी इंडिया गवर्नमेंट के भी होते हैं, ठीक। तो ये कुल मिलाकर अगर हम देखें तो प्रेजेंट में जो हमारा बोर्ड है, ठीक है, अगर हम उसकी बात करें कि RBI का मेन गवर्निंग बॉडी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जिसका चीफ गवर्नर होता है, और उसके अंडर में प्रेजेंट टाइम 3 गवर्नर हैं, डिप्टी गवर्नर हैं, जो 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। 10 डायरेक्टर्स हैं जो अलग अलग वित्तीय क्षेत्रों से विशेषज्ञ के रूप में नामांकित किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं 4 साल के लिए, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा। और इस CBD में 2 सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर्स को भी शामिल किया जाता है, और इन सब से मिलकर बनता है हमारा ये जो है, जो CBD है, मेन गवर्निंग बॉडी है इस RBI की, वो बनती है, ठीक है। अब RBI के बारे में एक और बात आपको बता दें कि RBI प्रेजेंट टाइम जो है, आपको मैंने बताया अभी शुरू से कि इसका हेड ऑफिस 1937 के बाद मुंबई है, और प्रेजेंट हेड ऑफिस भी मुंबई है, और इसके 4 जोनल ऑफिस भी हैं। 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इसके जोनल ऑफिस या क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। एक तो मुंबई में ही है, हेड ऑफिस भी मुंबई में है, जोनल ऑफिस भी मुंबई में है। दूसरा कोलकाता में है, ठीक है, तो एक पश्चिम में हो गया, एक पूरब में हो गया, दूसरा कोलकाता में है। तीसरा साउथ में है, यानी चेन्नई में है, ठीक है, तो तीसरा जोनल ऑफिस जो है वो चेन्नई में है, और चौथा जोनल ऑफिस जो है वो दिल्ली में है, मतलब नई दिल्ली में है, ठीक है। इन 4 जोनल ऑफिसेस के 4 जोनल डायरेक्टर्स भी होते हैं जो वहां पर उस व्यवस्था को देखते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टाइम अगर हम देखें तो ये 4 तो जोनल ऑफिसेस हो गए, और इसके अलावा RBI के 27 जो है ऑफिसेस और हैं, मतलब ब्रांचेज हैं, जैसे यूपी में लखनऊ और कानपुर में है, ठीक है। तो 27 टोटल जो है उसकी ब्रांचेज हैं या ऑफिसेज हैं जो काम कर रही हैं, और 4 जो है वो जोनल ऑफिसेज हैं, ठीक है। तो ये टोटल जो है 27 और 4 कितना हो गया, 31 हो गया, जो हेड ऑफिस के अतिरिक्त जो इस काम को संभाल रहे हैं। और इनका एसोसिएटेड बैंक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो इनकी सारे कलेक्शंस और सारी चीज़ों को करता है, ठीक है। तो ये RBI के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बताए। अब बच्चों RBI के कार्य पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शंस ऑफ RBI, जिसको आपको पहले समझना है, ठीक है। एक फैक्चुअल रूप में अगर हम देखें कि RBI जो है वो किस रूप में कार्य करता है, तो सबसे पहले RBI जो है हमें वो मौद्रिक अधिकारी के रूप में दिखता है। ये मौद्रिक अधिकारी, अब इंग्लिश में अगर कहें जो है मॉनेटरी अथॉरिटी, सॉरी, ठीक है, मॉनेटरी अथॉरिटी। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है मौद्रिक अधिकारी या मॉनेटरी अथॉरिटी। अब आगे आप जब मुद्रा पर बात करेंगे तो इसकी और डिटेल में आएंगे। RBI मुद्रा को परिभाषित करता है, व्हाट इज लीगल करेंसी,
ये 100 रुपए वाली करेंसी सही है कि गलत है, हम 200 की करेंसी लाएंगे कि नहीं लाएंगे, आरबीआई डिसाइड करता है। ठीक है, तो आरबीआई मुद्रा को परिभाषित करता है, मुद्रा को जारी करता है। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये जो है मौद्रिक जारी करना एक अलग उसका काम हो गया। ठीक, लेकिन मुद्रा को परिभाषित करना, मौद्रिक नीति को तैयार करना और उसे क्रियान्वित करना, करेंसी को एक्सप्लेन करना, व्हाट इज लीगल करेंसी एंड व्हाट इज करेंसी पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी। तो मौद्रिक, भारत की मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई करता है और उसका क्रियान्वयन भी आरबीआई करता है एज अ मॉनेटरी अथॉरिटी। जब हम करेंसी पे बात करेंगे तो आपको ये चीजें और क्लियर होंगी। ठीक है, इसके बाद आरबीआई दूसरा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और इसी के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि करेंसी को इश्यू भी करता है, यानी मुद्रा को जारी भी करता है। ठीक है, अब दूसरा है आरबीआई भारत सरकार, या हम सरकार का कहें, ठीक है, सरकार का बैंक, बैंक ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का बैंक, इसको सरकारी बैंकर भी कहते हैं। ठीक है, तो आरबीआई जो है एक सरकारी बैंकर के रूप में काम करता है। सरकारी बैंकर, गवर्नमेंट बैंकर के रूप में काम करता है। कैसे? भारत सरकार का जो भी राजस्व होता है, भारत सरकार का जो भी रेवेन्यू होता है, वो आरबीआई के पास एज अ कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया सुरक्षित रहता है। राज्य सरकारों का जो भी रेवेन्यू होता है वो कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ स्टेट के रूप में, राज्य के संचित निधि के रूप में आरबीआई के पास, आरबीआई के अंडरटेकिंग सुरक्षित रहता है। भारत सरकार को अगर किसी भी प्रकार की मौद्रिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है या कोई भी आवश्यकता होती है तो भारत सरकार के जो भी विधिक प्रावधान है, जैसे विनियोग विधेयक के आधार पर, उन विधिक प्रावधानों के आधार पर आरबीआई उसको पैसा रिलीज करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आरबीआई क्या है? सरकार का बैंक या सरकारी बैंकर। आप आरबीआई में कोई अकाउंट नहीं ओपन कर सकते, आप आरबीआई में पैसा नहीं जमा कर सकते। क्यों? क्योंकि आरबीआई पब्लिक बैंक नहीं है। किसका बैंक है? गवर्नमेंट का बैंक है। ठीक है, बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक, बैंकर्स बैंक। आरबीआई बैंकों का बैंक है, एक केंद्रीकृत बैंक है, एक सेंट्रलाइज्ड बैंक है। तो आरबीआई का कार्य बैंकों के बैंक के रूप में है। आरबीआई बैंकिंग पॉलिसी को निर्धारित करता है, बैंकिंग नीति के अंतर्गत बैंकिंग नीतियों को निर्धारित करके बैंकों को कंट्रोल करने का काम करता है। बैंकों को अगर ऋण की आवश्यकता होती है तो बैंक जो है बैंक रेट के तहत, रेपो रेट के तहत किससे लोन लेते हैं? वो आरबीआई से ऋण लेते हैं। ठीक है, तो आरबीआई जो है वो बैंकों को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। आरबीआई पब्लिक को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, जो बैंक में अमाउंट जमा हो रहा है, अभी तमाम तरह का आपने देखा ही है, आगे भी हम लोग उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो आरबीआई जो है वो बैंकिंग पॉलिसी को निर्धारित करता है, बैंक, विभिन्न प्रकार की बैंक दरों का निर्धारण करता है, बैंकों को नियंत्रित करता है, बैंकों की ऑडिट करता है, बैंकों को ऋण या किसी प्रकार की सहायता प्रदान करता है, सिक्योरिटी प्रदान करता है। इस रूप में वो बैंकों का बैंक है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आरबीआई के और कार्यों की बात करें तो आरबीआई जो है वो विदेशी मुद्रा का प्रबंधक कहा जाता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन, ठीक है, फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट, फॉरेन करेंसी का मैनेजमेंट आरबीआई करता है। ये करेंसी जो एक्सचेंज होती है, इतने $1 की तुलना में इतने रुपए,
1 यूरो की तुलना में इतने रुपए। ये इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग, हमारे एसेट के अकॉर्डिंग, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये आगे चलकर हम देखेंगे कैसे डिसाइड होती है, वो सारा निर्धारण कौन करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई फाइनल वो उसको करता है कि इस आधार पर ये इस करेंसी का वैल्यू ये होगा, इस करेंसी का वैल्यू, ये पूरा मैनेजमेंट, पूरा बैलेंस। किसी भी बैंक को करेंसी एक्सचेंज करने की परमिशन देना, किसी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को, किसी फाइनेंशियल कंपनी को अगर करेंसी एक्सचेंज की अनुमति देना, परमिशन देना, वो सब कौन करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई के अंडरटेकिंग होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, वित्तीय प्रणाली का जो है नियंत्रक होता है आरबीआई। वित्तीय प्रणाली का नियंत्रक, कंट्रोलर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। कंट्रोलर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, इसको बोलते हैं रेगुलेटर और सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम का ये रेगुलेटर भी है और कहीं ना कहीं सुपरवाइजर भी है। जब भी आप देखिए भारत में अभी कोरोना के पीरियड में ही, कोविड के तमाम कारणों से जब लॉकडाउन हुआ था, अर्थव्यवस्था की स्थिति डगमगाती है। जब भी जैसे डगमगाती है, सबसे पहले लोग किसको याद करते हैं? आरबीआई को। गवर्नमेंट सबसे पहले किसको याद करती है? आरबीआई को, क्योंकि उन सारी परिस्थितियों से निकालने का काम आरबीआई करता है। आरबीआई इन सब कार्यों को कैसे करता है? ये अब कभी आप देखते होंगे, इसके लिए सीआरआर की दर कम की गई, इसके लिए रेपो रेट कम किया गया, ठीक है, मार्केट में इसकी परमिशन दी गई, इतने रुपए, सरकार को ये सलाह दी गई, गवर्नमेंट को ये इस रूप में जो है उसको निर्देश भेजा गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है उस समय आरबीआई की जिम्मेदारी होती है। तो आरबीआई मोटे तौर पर अगर हम कहें, क्योंकि मौद्रिक मॉनेटरी अथॉरिटी में इशू ऑफ करेंसी ऑलरेडी इसी में आ जाएगा, मुद्रा जारी करना। मोटे तौर पर मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करना आरबीआई का काम है, इशू ऑफ करेंसी या मुद्रा जारी करना आरबीआई का काम है, फाइनेंशियल कंट्रोलर या सुपरवाइजर वो आरबीआई है, ठीक है, फॉरेन करेंसी का मैनेजमेंट आरबीआई करता है, बैंकों के बैंक के रूप में आरबीआई काम करता है, और सरकार के बैंक के रूप में भी आरबीआई कार्य करता है, ठीक है। तो ये बच्चों आपके सामने आरबीआई के फंक्शंस की बात आई, ठीक। अब यहां पर आरबीआई के फंक्शंस को अगर हम देखें तो अभी हम क्योंकि इंडियन बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, बाकी सब कुछ करेंसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आरबीआई का काम बैंकिंग से रिलेटेड है उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि आरबीआई बैंकिंग से रिलेटेड क्या कार्य करता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम अगले पक्ष पर आएंगे, करेंसी से रिलेटेड। करेंसी क्या है, करेंसी पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, करेंसी एक्सचेंज की बात करते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ करेंसी, ठीक, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, वो सब उसके पक्ष में आए, क्योंकि वो किससे जुड़ा हुआ है? वो मुद्रा से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं बैंकिंग से रिलेटेड कि आरबीआई बैंकों के बैंक के रूप में, ठीक है, आरबीआई एज अ बैंकर्स बैंक या बैंकों के रूप में, बैंक के रूप में, ठीक है। तो सबसे पहला ये है, यहां पर आपको पहली चीज मैं बताऊं कि आरबीआई बैंकों के बैंक के रूप में बैंकों को जो है वो लाइसेंस प्रदान करता है। किन आधारों पर प्रदान करता है ये आगे बात करेंगे। यहां पर हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं बैंकों को नियंत्रित करने के लिए या बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए बैंकिंग से संबंधित, बैंकिंग से रिलेटेड या संबंधित निम्नलिखित दरों का
निर्धारण करना, फॉलोइंग रेट्स या रेशियो का निर्धारण करना। ठीक, CRR कैश रिजर्व रेशियो, CRR, SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, आगे आएगा ये, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ठीक, ये आप देख रहे हैं कि आरबीआई जो है वो बैंक से संबंधित या बैंकिंग प्रणाली से संबंधित, बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की रेशियो या रेट का निर्धारण करता है। CRR, अब इसको हम लोगों को एक्सप्लेन भी करना है आगे, CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ठीक, अब आपको मैं यहां पर बता दूं कि अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, प्रश्नों की बात करें, तो बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चन श्योर है कि आपके हर प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पूरे करेंसी और बैंकिंग में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और यहां आपको ये प्रेजेंट टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल आज ही मैं देख रहा था कि रेट्स क्या हैं, तो CRR की रेट जो है वो 3% है। ठीक, अभी प्रेजेंट रेट जो है वो 3% है, अभी फिलहाल आज की डेट की अगर हम बात करें। SLR 18.50% है। ठीक, बैंक रेट शायद 4% या 4.65% है, 4.65%। ठीक, ये बैंक रेट है। रेपो रेट 4% है, 4% है और 3.35% जो है वो रिवर्स रेपो रेट है, 3.35%। ठीक, ये प्रेजेंट रेट है। अब ये एक फैक्चुअल चीज हो गई कि व्हाट इज CRR, ये नहीं पूछा गया यहां। व्हाट इज मतलब अभी प्रेजेंट रेट, व्हाट इज प्रेजेंट रेट ऑफ CRR, तो 3% है। ठीक, व्हाट इज प्रेजेंट रेट ऑफ रेपो रेट, 4% है। ठीक, लेकिन ये एक फैक्चुअल चीज हो गई। एग्जाम से पहले ये आपको अपडेट करना होता है, ये पांचों रेट प्रेजेंट टाइम क्या है। कभी एग्जाम में पूछ लिया रेपो रेट, कभी रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, कभी CRR पूछ लिया। लेकिन अब यहां आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, कि CRR क्या है, बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, और अगर ये रेट कम या ज्यादा होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो 1 बाय 1 एक एक करके हम आएंगे इस पर। आप सबसे पहले हम बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो या CRR। व्हाट इज CRR? ठीक है, तो CRR नाम से कैश रिजर्व रेशियो। ठीक, कैश रिजर्व रेशियो, ऑनलाइन पढ़ाई देखिए आप, जो है कुछ फ़ायदे भी हैं, बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, तो फ़ायदे भी दिख रहे हैं। अभी बारिश हो रही है, बारिश का माहौल है। प्रेजेंट टाइम अगर हम देखें तो 2 से 5 बैच शुरू होने वाला होता, 10:30 से 1:30 बच्चे निकले होते, और दोनों स्थितियों में जो है हौच पौच होता। यानी एक बैच जाने के लिए परेशान होता, कैसे जाएं, बारिश हो रही बाहर, और एक बैच कैसे आएं। लेकिन अभी आप घर में हो, हम अपने घर में हैं, और हम यहाँ से आपके लिए कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं जो आपको शाम तक प्रोवाइड हो जाएगा और आप उसको देख सकोगे। तो जीवन में बच्चों CRR की बात तो चलती रहती है। जीवन में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो कि जब भी आपके लिए कुछ नकारात्मक आता है, बहुत नकारात्मक आता है, तो कुछ न कुछ सकारात्मक भी कहीं ना कहीं छुपा होता है। बस उसे हमें ढूंढने की ज़रूरत होती है।
क्योंकि उसी के सहारे हमें जीना होता है, उसी के सहारे हमें संघर्ष करना होता है और उसी के सहारे हमें जीतना होता है, नहीं तो हार मान ले कोई। आज ऐसा नहीं होता तो पूरी दुनिया इस कोरोना जैसी बीमारी से हार मान लेती, पूरी दुनिया हार मान चुकी होती। लेकिन अगर नहीं ऐसा हुआ तो इसका मतलब लोगों ने कहीं ना कहीं से कुछ सीखा, कुछ जीतने की कोशिश की, कुछ लड़ने की कोशिश की और वो लड़ रहे हैं। आप देखिए तमाम तरह की स्टोरीज आ रही हैं लॉकडाउन पीरियड में, तमाम तरह की चीजें आ रही हैं। तो जो है अभी मैंने देखा जो है साउथ इंडिया में कोई टीचर थे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले, नई सैलरी मिल पा रही, लोगों की फीस नहीं आई, सैलरी नहीं मिल पाई, वो सब्जी बेचने का सॉरी खाना बेचने का काम कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ, वो बना के खाना और उसको बेच रहे हैं। तो उनसे किसी ने कहा कि अरे बताइए आप पढ़े लिखे हैं और टीचर हैं और आपको ये, उन्होंने कहा जीवन को जीना है तो इसके लिए करना होगा। और हम क्या गलत कर रहे हैं, हम तो सेल्फ डिपेंड है ना, हम कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं ना, हम किसी से भीख तो नहीं मांग रहे हैं ना, सेल्फ डिपेंड है हम। हमारे सामने वो परिस्थिति आई, आर्थिक स्थिति ऐसी आई, जब सामान्य स्थिति होगी फिर देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये ऐसी चीजें सिखाती हैं, कहीं ना कहीं ऐसी चीजें लड़ना सिखाती हैं। अभी सीजीएल का रिजल्ट आने वाला है, हो सकता है जब तक ये वीडियो आपके पास जाए तब तक आपको सूचना मिले कि रिजल्ट आ गया है या आने वाला है। कोई बात नहीं, रिजल्ट आने वाला है, अच्छी बात है। 20 लाख लोग एग्जाम देते हैं, 20 लाख तो होने ही जाएंगे। 5 लाख लोगों में कंपटीशन है, 5 लाख भी नहीं होंगे। 2 लाख लोगों में बहुत अच्छा कंपटीशन है, 2 लाख भी नहीं होंगे। कोई बात नहीं, होना एक परिस्थिति है, नहीं होना दूसरी परिस्थिति। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो नहीं अच्छी बात है, लेकिन आगे होने की जिद बना के लड़ना है ना, हार नहीं माननी है। क्यों? क्योंकि जो होने वाले हैं उसमें पिछली बार बहुत से ऐसे लोग होंगे जो नहीं हुए होंगे और इस बार वो हो रहे होंगे। तो सेम ऐसे ही परिस्थिति बनानी है, ठीक है। तो ये जब तक आप नहीं करोगे तब तक। यूपीपीसीएस का 2018 का मेंस का रिजल्ट आया, कई ऐसे स्टूडेंट्स जो फाइनल सिलेक्शन ले चुके नहीं हुए इस बार, कुछ ऐसे स्टूडेंट जो फाइनल सिलेक्शन लिए वो भी हो गए, कुछ जो पिछली बार इंटरव्यू में नहीं हुए थे वो भी इस बार मेंस में हो गए। अभी बहुत से स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर जो है जब फाइनल हो जाए, बहुत लोगों की नजरें पॉजिटिव भी होती नेगेटिव भी होती, तो हमने उसको शेयर नहीं करना जरूरी समझा। लेकिन ऐसी परिस्थितियां आई कि अब वहां पर होने के बाद भी व्यक्ति को निराशा आ रही है, नहीं होने के बाद उसके अंदर निराशा आ रही, दोनों से लड़ना है और फिर से आगे संकल्प लेके नहीं हमें जीतना है, फिर से हमें सिलेक्शन लेना है, चाहे वो प्री की लड़ाई हो, चाहे वो मेंस की लड़ाई हो, चाहे वो इंटरव्यू की लड़ाई हो, हमें उसको लड़के लेना है, ठीक है। तो बच्चों अभी हम फिलहाल CRR डिस्कस करते हैं। देखिए आप सबको पता है कि RBI के अंडरटेकिंग, जैसे कॉमर्शियल बैंक की अगर हम बात करें SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, प्राइवेट बैंक की बात करें एक्सिस बैंक है, HDFC है, ठीक, कोई भी ऐसा बैंक आप ले लो। तो ये जो बैंक हैं, इन बैंकों को CRR के अंतर्गत अपनी कुल जमा पूंजी का एक निश्चित भाग RBI के पास सुरक्षित रखना होता है। आरक्षित कैश रिजर्व रेशियो, ऐसा रेशियो जो रिजर्व रखना होता है कैश के रूप में, नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है। तो व्हाट इज CRR? नगद आरक्षित अनुपात क्या है? RBI द्वारा निश्चित वह अनुपात जिसे अन्य बैंकों को कैश के रूप में, नगद के रूप में या लिक्विड करेंसी जिसको कहते हैं के रूप में RBI के पास आरक्षित या रिजर्व रखना होता है। प्रेजेंट टाइम वो करेंसी RBI ने उसको करेंसी यानी पेपर करेंसी के रूप में और
स्वर्ण या गोल्ड के रूप में भी रखने को परमिशन दे दी है। ठीक, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ बड़ौदा का कुल पूंजी है 10,000 करोड़ रुपए, तो इसका 3% किसके पास है? प्रेजेंट टाइम सीआरआर क्या है? 3% ही मैंने बताया। ठीक, तो इसका मतलब इसका 3% किसके पास रहेगा आरक्षित? आरबीआई के पास। ठीक, तो एकदम क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज सीआरआर। तो सीआरआर वो निश्चित अनुपात है, रेशियो है, जिससे आरबीआई निर्धारित करता है और उसे अदर बैंक्स किसके पास रखते हैं? आरबीआई के पास रखते हैं। ये 3 to 15% हो सकता है, 3 से 15%, जो प्रेजेंट टाइम कितना है? 3% है। ठीक, अब बात आती है कि यदि सीआरआर की दर बढ़ जाए तो क्या होगा, या सीआरआर की दर कम हो जाए तो क्या होगा, इस पर क्वेश्चन आते हैं। अब सपोज आरबीआई और अदर बैंक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा या एक्सिस बैंक या आईसीआईसीआई बैंक, कोई भी हो, ये अपनी कुल जमा पूंजी का 3% आरबीआई के पास रखे हुए हैं। आरबीआई ने इसको कर दिया 4%। तो अगर जो है ये सीआरआर की दर बढ़ गई, 3% से 4% हो गई, तो बैंकों का 1% अतिरिक्त पूंजी किसके पास चला जाएगा? आरबीआई के पास। इसका मतलब पहला, अगर सीआरआर बढ़ा, इंक्रीज हुआ, तो पहला प्रभाव क्या पड़ेगा? पहला प्रभाव बैंक का कैश क्रेडिट कम हो जाएगा। बैंक के पास जो कैश है, कैश नगद साख है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि 1% बैंक का पैसा किसके पास चला गया? आरबीआई के पास। बैंक के पास कैश क्रेडिट कम हो जाएगा। दूसरा, बैंक द्वारा ऋण या लोन कम कर दिया जाएगा। भाई जब उसके पास पूंजी कम हो गई तो लोन या ऋण कम बांटेगा, उसके पास पूंजी की कमी हो गई। ठीक, अब तीसरा, बाजार में मुद्रा का प्रवाह, करेंसी फ्लो, ठीक है, मुद्रा का प्रवाह कम हो जाएगा। जब करेंसी, लोन या इन चीजों में कम आ रही, तो प्रवाह जो है, या इसको मुद्रा की तरलता भी कहते हैं, लिक्विडिटी ऑफ करेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों को कम लोन मिल रहा है, बैंक कम पैसा दे रहे, सारे बैंक ऐसा करेंगे ना, क्योंकि सारे बैंकों का पैसा चला गया उसके पास, तो कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा, करेंसी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए आप यहां पर बिल्कुल इस चीज को आपको ध्यान रखना है बच्चों कि पहली चीज तो सीआरआर क्या है, ये तो बहुत आसान सा है समझना कि आरबीआई द्वारा निश्चित वह अनुपात जिससे आरबीआई डिसाइड करता है, और जो अन्य बैंकों को अपनी कुल जमा पूंजी का कुछ प्रतिशत जो भी निर्धारित है वो आरबीआई के पास रिजर्व करना होता है, कैश या गोल्ड के रूप में। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आरबीआई अगर सीआरआर बढ़ाता है तो क्या होगा और कम करता है तो क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम और चीजें जब आएंगी, आपकी बैंक रेट, रेपो रेट, तो और ज्यादा क्लियर होगा। अभी आज हम सिर्फ आपको सीआरआर बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे और जो सेक्शंस हैं उन पे आएंगे। तो यहां पर हम आपको ये बता रहे हैं कि बैंक जो है वो कैश क्रेडिट क्या हो जाएगा, बैंक का कम हो जाएगा। मतलब बैंक के पास अगर 10,000 करोड़ रुपए का 4% उसको पहले देना था, 3% देना था, 4%, 1% पैसा किसके पास एक्स्ट्रा चला गया? आरबीआई के पास। बैंक के पास पैसा कम हो गया, यही तो हुआ ना कैश क्रेडिट।
बैंक फिर जब हमारे पास पैसा कम होगा, हमसे कोई पैसा मांग रहा है, इस टाइम अगर कोई किसी से पैसा मांगे, भैया अपना खर्चा चला ले यही बहुत है, दूसरे को पैसा कहां से दे पाएंगे? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सीधी सी बात है, क्योंकि उसके पास पूंजी कम है तो वो नहीं दे सकता। तो ऐसे में मार्केट में करेंसी का फ्लो क्या हो गया? लिक्विडिटी या करेंसी का फ्लो घट गया, कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्रेजेंट टाइम हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में करेंसी का फ्लो कम हो गया है, क्योंकि करेंसी लोगों के पास है नहीं, तो क्या होगा? फ्लो कम होगा। ऐसे में मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, करेंसी का वैल्यू बढ़ जाएगा। अब कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि सर बताते हैं करेंसी वैल्यू बढ़ जाएगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 रुपये 11 रुपये हो जाएंगे, 20 रुपये 21 रुपये हो जाएगा? ऐसा नहीं। ठीक है, देखिए सीधी सी बात है, आपकी पॉकेट में अब जैसे प्रेजेंट टाइम जो कहा जा रहा है कि बहुत लोगों की अर्थव्यवस्था पर बहुत विपरीत या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जिसके पॉकेट में कभी 1000 रुपये 2000 रुपये होते थे, आज उसके पॉकेट में 100-200 रुपये हो जाएं तो यही बहुत बड़ी बात है। ठीक, तो अब आप इससे अनुमान लगाइए कि आपकी पॉकेट में आप अपने, इसको मैंने हमेशा कहा है इकोनॉमी को बहुत इजी वे में लेना है, इसको बहुत इकोनॉमिक्स नहीं बनाना है, बहुत खतरनाक, ऐसा कुछ नहीं करना है, बहुत इजी वे में। आपके पास आपकी जेब में, आप सामान्य व्यक्ति हो, बहुत चिरकुट टाइप के नहीं हो, तो मैं बात कर रहा हूं, एक सामान्य व्यक्ति हो, आपकी जेब में जो है 1000 रुपये है, आपसे किसी ने 50 रुपये मांगा, तो आप सामान्यतः क्या करोगे? 50 रुपये ठीक है दे दो। और वो बोल रहा है कि मैं कल या परसों या इस डेट को मैं आपको पैसा दे दूंगा। अच्छा ठीक है यार, दे देना, कोई बात नहीं। 1000 रुपये, क्योंकि आपका कैश क्रेडिट ज्यादा है, ठीक है, तो आपने 50 रुपये उसको ऋण आराम से दे दिया। ठीक है, करेंसी का फ्लो आराम से हो गया। और ऐसे में क्या होगा? उस 50 रुपये की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। मतलब नहीं 50 रुपये का। लेकिन अगर आपके पास मात्र 200 रुपये है और आपसे कोई 50 रुपये मांग रहा है, जैसे प्रेजेंट स्टेटस है, अभी 200 रुपये हमारी जेब में है, कोई हमसे बोल रहा 50 रुपये दे दो, नहीं भैया, पहली बात तो यह है कि नहीं कहेंगे, फिर उसके अरे बहुत जरूरी है, तो हम उसको 50 रुपए देने में सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कैश क्रेडिट कम है, तो उस वैल्यू उसका क्या महसूस हो रहा है? प्रतीत हो रहा है बढ़ा हुआ। ये घटता बढ़ता क्या है? प्रतीत होता है, उसका वैल्यू बढ़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। और वो पैसा हम क्या कर रहे हैं? अपनी जेब में, ठीक है, तो दे भी रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं यार तुम बोल रहे हो ना परसों दे दोगे, तो परसों दे देना प्लीज। और परसों हम उसको याद दिलाएंगे कि यार मेरा 50 रुपए दे दो। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा कम है, तो हमें उसका वैल्यू क्या महसूस होगा? अधिक महसूस होगा। तो बात यहां पर वही है कि मार्केट में अगर करेंसी का फ्लो बहुत ज्यादा है तो करेंसी की वैल्यू कम, और करेंसी का फ्लो अगर कम है तो इस समय क्या हो गया? इस समय करेंसी की वैल्यू बढ़ गई। लोगों के पास लोग कह रहे हैं भैया बचत बहुत बड़ी चीज है, पैसे की औकात अब समझ में आई, अभी तक पैसे की औकात नहीं समझ में आई थी। तमाम ऐसी बातें सुनाई पड़ रही कि नहीं? क्योंकि उसका वैल्यू क्या हो गया है? बड़ा महसूस हो रहा है पैसा वही ना, लेकिन बड़ा महसूस हो रहा है। अब बच्चों एक चीज और कि अगर आरबीआई सीआरआर की दर को कम कर दे, ये तो बढ़ाने की बात की थी, अगर कम कर दे तो क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट होगा। अपने आप से आप सोच लेना, जस्ट इसका अपोजिट होगा। क्या होगा? अगर आरबीआई सीआरआर की दर कम कर देगा, बैंक 3% की जगह 2% कर देगा, 1% एक्स्ट्रा अमाउंट किसके पास आ जाएगा? बैंकों के पास। बैंक का कैश क्रेडिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बैंक के पास पैसा आ गया ना, बढ़ गया। बैंक द्वारा ऋण या लोन ज्यादा कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया, पैसा आ गया हमारे पास, लो भाई अब ले जाओ। ठीक है, बाजार में मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाएगा, मुद्रा की तरलता क्या हो जाएगी? जब लोन बंटने लगा, पैसा बंटने लगा, बढ़ जाएगी। फिर मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा, करेंसी वैल्यू कम हो जाएगी। जब पैसा बढ़ा तो फिर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नीचे आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो बहुत इजी वे में
मैं ऐसे जितने भी रेट्स हैं, चाहे वो बैंक रेट हो, रेपो रेट हो, और कोई भी रेट होगा तो उसको भी ले आएंगे और बिल्कुल इजी वे में आपको समझना है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे ना, वो आपके लिए बिल्कुल टिप्स में होंगे, उसको रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी, बस दिमाग में समझना है, प्रोसेसिंग करनी है अपने सीपीयू से, ये ध्यान रखिएगा। तो बच्चों अभी आज क्योंकि जैसा कि मैंने देखा, अभी ये पिछला लेक्चर मेरा बहुत लंबा हो गया था, 2-2 घंटे का जब लेक्चर हो जाता है तो स्टूडेंट्स के लिए उसको डाउनलोड करना, उसको पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से देखना काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसीलिए हमने भी ये तय किया है कि बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो लेक्चर्स, ठीक है। अब आगे अगला पार्ट आपके सामने आएगा। आज जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं उसको आप तैयार करिएगा। और बच्चों अभी इन्फेक्शन या संक्रमण बहुत तेज़ी से हो रहा है स्प्रेड, आप बहुत अलर्ट रहिए और किसी भी तरह की कोई लापरवाही मत करिए, सेफ रहिए। और दूसरी बातें, जो भी जो आयुष मंत्रालय जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, चाहे वो खाने पीने के मामले में हो या और चीज़ों के मामले में, उसका प्रॉपर ध्यान रखिए, चाहे वो गुनगुना पानी हो या फिर विटामिन सी वाली चीज़ें हों, ठीक है, या फिर तुलसी है, ठीक, ऐसी चीज़ों को जो है वो प्रयोग करें अगर, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इम्यूनिटी और ऐसी चीज़ों के लिए ज़रूरी है। हम हमेशा ये चाहेंगे कि हमारे दिशा परिवार के सदस्य ही नहीं, भारत का हर एक नागरिक सुरक्षित हो। अगर जो है किसी को असुरक्षा प्रदान करे भगवान, तो चाइना वालों को प्रदान करे, उन लोगों से हम लोग निपट लें, इतना सुरक्षित हों और पूरी तरह से आप अपने को स्ट्रांग बनाए रखिए। थैंक यू बच्चों।